गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि हम हर पर डे अपना वीडियो लाएंगे जिसमें जितने चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़ा है एक दिन में उसके सारे के रिवीजन नोट्स होंगे और वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहेगी जिसमें आपका सब रिवीजन हो जाएगा पूरा चैप्टर। और ये हमारा जो रिसोर्सेज है वो हमारा ये रिसोर्सेज जो है वो लक्ष्मीकांत है। लक्ष्मीकांत से हम लोग पॉलिटी को पूरा पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क था, मैं उसे तैयार की हूँ। पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। तो 16 चार्टर एक्ट जो था वो सबसे पहले जो है कि इंडिया में कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई। हम देखते हैं कि 1600 ईस्वी में चार्टर एक्ट बनाया था इन्होंने इंडिया जाने का। फिर इनको 1602 में वो रानी एलिजाबेथ ने इनको 1600 में एक चार्टर एक्ट पास किया था जिसके थ्रू इनको एकल अधिकार मिल गया था इंडिया में व्यापार करने का। तो फिर ये 1602 में इंडिया व्यापार करने आए। 1602 से लेकर के 1765 तक के व्यापार किए इंडिया में। और फिर 1765 में इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अपने कब्जे में ले ली और क्षत्रिय शक्ति का एक तरह से विस्तार करना शुरू किया। फिर 1765 से लेकर के 1858 तक इनका जो था व्यापार प्लस जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों चलता रहा। फिर उस पर क्या हुआ कि 1858 में सिपाही विद्रोह हो गया। जो सिपाही विद्रोह हुआ तो जो रानी एलिजाबेथ थी उन्होंने कहा कि ये अब क्राउन के हाथ में आ जाएगा, जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन है सीधे, और यहाँ पे व्यापार को खत्म कर दिया जाएगा। तो 1858 में एक लॉ आता है जिसके थ्रू से इनके व्यापार को खत्म कर दिया जाता है और यहाँ पे डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो भी क्राउन के थ्रू, ब्रिटिश ताज के द्वारा। फिर 1858 से लेकर के 1947 तक, 15 अगस्त 1947 तक इन्होंने क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन किया ईस्ट इंडिया कंपनी में, नहीं वो अंग्रेजों ने। फिर अगेन जो है कि जो हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली तो हमने महसूस किया कि हमें एक संविधान की जरूरत है, एक कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता महसूस हुई। तो हमने सबसे पहले 1946 में ही संविधान सभा का गठन कर दिया था। तो 1946 से संविधान सभा का गठन हुआ था। तो उस टाइम संविधान बन रहा था। तब से लेकर के 26 जन 1950 तक संविधान बना और 26 जनवरी 1950 में संविधान जो था वो अस्तित्व में आ गया। तो ये रहा हमारा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि क्या क्या चीजें हुई और कैसे हुई। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि जो कीवर्ड्स होते हैं, टर्म्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले ये है हेड। अगर हेड आपका इलेक्टेड हेड होगा तो आपकी जो देश है वो रिपब्लिक देश होगा। और अगर गवर्नमेंट जो है वो इलेक्टेड है तो वहां पे डेमोक्रेसी होगा। अब देखते हैं इंडिया में कि इंडिया को रिपब्लिक और डेमोक्रेसी दोनों बोलते हैं। इट मीन्स यहाँ पे हेड जो है यानी कि प्रेसिडेंट वो भी इलेक्टेड है और जो गवर्नमेंट है वो भी इलेक्टेड है। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी प्लस रिपब्लिक दोनों है। यूके में देखा जाता है तो यूके में हेड जो है वो मोनार्की है, वो रिपब्लिकन नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे बाई बर्थ वो लोग चुने जाते हैं। और यहाँ देखते हैं गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट इलेक्टेड है, इसलिए ये डेमोक्रेटिक तो है बट रिपब्लिकन नहीं। आगे देखेंगे हम कि टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कितने टाइप की होती है, तो दो तरह की डेमोक्रेसी होती है, एक डायरेक्ट दूसरा इनडायरेक्ट। तो अगर इसी पे क्वेश्चन बनता है कि इंडिया में कैसी डेमोक्रेसी है, तो इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। जैसे कि यहाँ पे जो इलेक्टेड होते हैं जो भी रिप्रेजेंटेटिव, वो सारे कैसे होते हैं, वो पीपुल के थ्रू इलेक्टेड होते हैं। बट जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है वो जो होते हैं इलेक्टेड मेंबर करते हैं, ना कि डायरेक्ट पीपल। तो इसलिए यहाँ पे जो है इनडायरेक्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन होगा। और यूके में हम देखते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट होता है, रेफरेंडम जो होता है प्रेसाइड होता है, इनिशिएटिव और रिकॉल। ये अगर कहीं पे भी है तो वो वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी। ये रेफरेंडम, इनिशिएटिव और रिकॉल, प्लेसाइड्स। इसके साथ हम देखते हैं कि इंडिया में और कौन कौन से फीचर्स हैं। तो इंडिया में जो है सोवरेन है, सोशलिस्ट है एंड सेकुलर है। सोवरेन मीन्स कोई भी हमारे ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अगर हम अपने डिसीजन हम खुद से लेते हैं, कोई बाहरी दबाव के थ्रू हम एडमिशन में हमारा जो डिसीजन होता है वो प्रभावित नहीं होता है। सोशलिस्ट मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसके रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे हैं, जैसे टैक्स, वेलफेयर स्कीम्स, ये सब जो होता है ये सोशलिस्ट होता है। तो इंडिया में सोवरेन भी है, हम सोवरेन है, हमारे ऊपर कोई बाहरी दबाव नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। सोशलिस्ट है, हम टैक्स भी लेते हैं, वेलफेयर स्कीम भी चलाते हैं। एंड सेकुलर भी है। अब देखते हैं सेकुलर मीन्स क्या। सेकुलर मीन्स होता है कि एक तो हमारे रिलीजियस जो है वो सभी अलग अलग हैं और हम जो हमारा जितने भी धर्म है उनमें हमारा कोई जल्दी हस्तक्षेप नहीं होता, इसलिए हम सेकुलर हैं, धर्म निरपेक्ष हैं। हमारे यहाँ कई तरह के धर्म मिलेंगे आपको, रिलीजन वन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर तरह के धर्म मिल जाते हैं। अगेन देखेंगे कि हम ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे अलग अलग धर्म है और हम सेकुलर हैं। ये बताया गया है आपके फंडामेंटल राइट में। फंडामेंटल राइट में डिटरमाइन किया गया है कि जो आर्टिकल 14 आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 25 और 30 है, इसमें बताया गया है कि हम सेकुलर हैं, कि हमारे धर्म में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और लिमिटेड गवर्नमेंट। ये भी बहुत ही मेन होता है। अगर लिमिटेड गवर्नमेंट है, ठीक है, तो वो जो है वो
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोलेंगे। बट अगर गवर्नमेंट पे कोई लिमिट नहीं है, मतलब देख लीजिए यहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंट, दो तरह की गवर्नमेंट होती है। एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें नो लिमिट होता है, कोई लिमिट नहीं होता है, उसे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट बोलते हैं, डिक्टेटरशिप होता है। दूसरा गवर्नमेंट होता है गवर्नमेंट टू, इसमें होता है जो लिमिटेड होता है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उस पर लिमिट लगाया जाता है, लिमिटेड गवर्नमेंट बोलते हैं उसे। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब संघवाद लगाया जाता है। तो ये हो गया हमारा गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट और नो लिमिट गवर्नमेंट। आगे देखते हैं हम पॉजिटिव सेक्युलरिज्म और नेगेटिव सेक्युलरिज्म। दो तरह के होते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। पहला हम देखेंगे नेगेटिव सेक्युलरिज्म। ये होता है, इसमें स्टेट और रिलीजियस में दोनों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, स्टेट अलग होगा और रिलीजियस अलग होगा। दूसरा देखेंगे पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, जैसे कि यहाँ पे स्टेट और रिलीजियस दोनों होता है, पर दोनों में कुछ कुछ मैटर्स में जो होता है हस्तक्षेप कर सकती है गवर्नमेंट। ऐसा जो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म जो है वो इंडिया में है। अगर आपसे कोई पूछे कि पॉजिटिव सेक्युलरिज्म कहाँ पे है, तो इंडिया में है। इंडिया में ऐसा होता है जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि एक लॉ आया था, ट्रिपल तलाक वाला लॉ। उसमें इंडिया जो गवर्नमेंट है उसने हस्तक्षेप करके इस लॉ को इसको खत्म किया था, ट्रिपल तलाक। तो ऐसा पावर होता है इंडिया में कि मतलब गवर्नमेंट जो है वो उनको उसमें हस्तक्षेप कर सकती है, बट कोई भी ये पैसे वेल्थ नहीं दे सकती है उसके प्रमोट करने के लिए उसको। ये देखते हैं। और जो नेगेटिव वाला होता है, इसमें क्या होता है कि वो कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, चाहे कुछ भी किसी भी तरह का उसमें दिक्कत आए रिलीजियस में। अगेन हम देखेंगे एक हार्ड सेकुलरिज्म होता है, एक सॉफ्ट सेकुलरिज्म होता है। जो हार्ड सेकुलरिज्म होता है ये फ्रांस में है। फ्रांस में जो गवर्नमेंट है वो किसी भी तरह से जो पीपल्स है उन्हें अधिकार नहीं देते कि वो अपने धर्म को अपनी इच्छा से मान सके या फिर धर्म को ऐसे कैरी कर सके। जैसे जैसे अपने इंडिया में होता है, हमारी ओन चॉइस होती है कि अपने धर्म के हिसाब से हम गेरुआ कलर का वस्त्र पहने या फिर बुरखा पहने, पगड़ी पहने। ये सारी चीजें हमारे इंडिया में है। इंडिया में जो है वो सॉफ्ट सेकुलरिज्म है। और जो फ्रांस है वहाँ पे इन सब चीजों की छूट नहीं दी गई है पीपल्स को। पीपल को सामान्य रहना, सबको सेम कपड़े सेम तरह से रहना है, कोई भी अपने धर्म को दिखावा नहीं कर सकता है, ऐसा होता है। तो ये भी हम देख लिया कि हार्ड सेकुलरिज्म क्या होता है और सॉफ्ट सेकुलरिज्म क्या होता है। अगेन आते हैं, हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है कैसा होता है, इसका मतलब रिजिड हो या फिर फ्लेक्सिबल हो, रिटेन हो, अनरिटेन हो। तो हम देखते हैं कि हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है, मतलब बहुत ही कठोर है। उसमें हम बहुत आसानी से कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है। साथ में हम देखेंगे फ्लेक्सिबल भी है, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, मतलब फ्लेक्सिबल भी है, झुकाव भी है। जैसे कि हम देखते हैं बहुत कोई विशेष संशोधन करना है तो हम आर्टिकल 368 के थ्रू हम संशोधन भी कर सकते हैं, तो इसलिए इसको फेस फ्लेक्सिबल भी कहा गया है। और देखते हैं ये भी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटेन है कि नहीं रिटेन है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटेन है, बिकॉज दो गवर्नमेंट है, एक तो सेंटर है, एक स्टेट है, दोनों के बीच पावर को डिवाइड किया गया है, इसलिए यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटेन है। अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। ठीक है। अगर रिटेन है तो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगा, सॉरी, रिटेन है तो फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, पर अनरिटेन है तो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी। ये ध्यान, क्योंकि अगर वो उसको कहीं लिखित प्रमाण ही नहीं है तो हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, तो अनरिटेन होने पे फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। अब देख लेते हैं फेडरल और यूनिटरी। फेडरल मीन संघात्मक, यूनिटरी मतलब एकात्मक। इन जो ये फेडरल, अच्छा ये भी जान लीजिए आप, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल भी है और यूनिटरी भी है, दोनों ही चीजें हैं। कुछ कुछ इसमें ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं जो इसको फेडरल बनाता है, और कुछ कुछ ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं जो इसे यूनिटरी बनाता है। लाइक दैट देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मान लीजिए कि एक फादर है, फादर के टू सन्स हैं, एक चाइल्ड है, जो एक चाइल्ड है वो सेंटर है, दूसरा चाइल्ड है जो स्टेट है। अब फादर को क्या करना पड़ेगा, अपना एक लॉ बनाना पड़ेगा। ठीक है। बिल बनाएगा। बिल में क्या होगा, वो मेंशन करेगा कि क्या चीजें किनको किनको मिलेगी। ठीक। अब एक फादर है, मान लीजिए उनके वन ही चाइल्ड है, अकेले हैं, तो वो रिटेन में अपना बिल बनाए ना बनाए, उनके जो संपत्ति है वो तो बंटवारा करना नहीं है, वो तो एक ही आदमी को सारा कुछ आएगा। तो हम देखते हैं कि जब टू सन होते हैं तो मैंडेटरी होता है हमारे पास किस चीज का, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटेन हो, वो मैंडेटरी है। रिटेन के साथ साथ क्या हम थोड़ा हार्ड भी बनाएंगे, क्योंकि बड़ा बेटा जो है वो चालाक है थोड़ा सा, जो एक्स है वो काफी चालाक है। ठीक है। तो वो कुछ अपने हिसाब से हड़प ना ले या चेंज ना कर ले, इसलिए इसको रिजिड भी बनाएंगे। ठीक है। तो ये हम जान गए कि जो इंडिया का वो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें हमारा क्या दो गवर्नमेंट है, एक तो सेंटर में है एक स्टेट में है। तो सेंटर जो है वो ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, इस वजह से हमने क्या किया, मैंडेटरी, मतलब वो हड़प ना कर ले, इसलिए मैंडेटरी कर दिया है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का। अब और रिजिड भी है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपने हिसाब से वो बदलाव कर ले, इसलिए रिजिड बनाया गया है कि वो जल्दी से संशोधन ना कर पाए। और इसलिए स्पेशल अमेंडमेंट के साथ साथ 50% स्टेट की भी मर्जी मांगी जाती है कोई भी अमेंडमेंट करने के लिए। इस अभी देखते हैं हम लोग फेडरल क्या होता है और यूनिटरी क्या होता है। फेडरल में टू गवर्नमेंट होता है, सेंटर में भी स्टेट में भी। पर क्या यूनिटरी में नहीं होता, यूनिटरी में भी हो सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है, पर यूनिटरी में क्या होता है, सेंटर जो है वो पावरफुल होता है, स्टेट को उतनी शक्तियां नहीं दी गई रहती हैं। दूसरा आते हैं कि ये जो फेडरल होता है, फेडरल में हमेशा जो है रिटर्न ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न ना हो।
थर्ड पॉइंट है, इसमें जो होता है यूनिटरी में हो भी सकता है रिटेन, नहीं भी हो सकता है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। थर्ड पॉइंट देखेंगे, ये ऑलवेज रिजिड होगा, रिजिड मतलब कठोर, हमेशा कठोर ही रहेगा, कभी भी ये इसको लचीला नहीं बनाया जाएगा, पर ये लचीला भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है। जुडिशियरी यहाँ पे देखते हैं तो जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होती है, यहाँ पे जुडिशियरी इंडिपेंडेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, मे और मे नॉट यूनिटरी में होगा, और यहाँ पे जो होता है वो कंपलसरी होता है। यहाँ पे बाई कम्युनलिज्म मतलब यहाँ पे एलएस और आरएस लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही बनाई जाएगी, और सुपरमेसी या कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी होती है फेडरल में, और यहाँ पे यूनिटरी में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगेन हम आते हैं, तो ये आप देख लेना दोस्तों कि ध्यान से, बाई कम्युनलिज्म, जुडिशरी मस्ट इंडिपेंडेंट, डिजिट ऑलवेज और रिटेन, ये आप अपना नोट से एक शॉर्ट नोट तैयार करना, मेरे साथ साथ ही करना आप लोग भी। तो ये आज की वीडियो रही।